हेलो। आप सभी को पता है हम नीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी, टाइम टू टाइम केमिस्ट्री फिज़िक्स और बायो के क्वेश्चंस हम अपलोड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। प्रॉपर वे से क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी बच्चे अपना नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, कम एंड जॉइन एजुकेशन हब एमबी इंस्टीट्यूट। आर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9463079680। बेटा जल्दी से ज्वाइन कीजिए, प्रॉपर वे से क्लासेस स्टार्ट होएंगी। जस्ट 45 डेज़ का कोर्स है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे सारी। तो उससे क्या होगा, आपका जो विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो आपका बिट थ्योरी भी क्लियर होगा, जिसके कारण आप इजीली जो अगर बिट ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे या स्टेटमेंट चेंज करके आएंगे, आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी मतलब नहीं समझ आ रहा, आप किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई लैंग्वेज इशू है, मतलब इंग्लिश, हिंदी, और इफ़ यू वांट टू, अगर आप इसको हिंदी पंजाबी में सुनना चाहते हो तो वो भी आप इजीली क्लैरिफाई कर सकते हो। हम पंजाबी में भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री इज़ ऑन हीटिंग ओजोन, मतलब O3 इट्स वॉल्यूम। कहते हैं जब O3 को हम हीट करते हैं तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शंस आर remains unchanged, next option become doubled, become half, become 3/2 times। हाँ जी, अब अगर ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही इजी सा टॉपिक है। O3 को आपने डिसोसिएट कर दिया, O2 गैस ही बनेगी ना, तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस कर लिया। अब 2 यहाँ पे क्या आ गया, 3 जब बैलेंस किया। दैट मीन्स अगर ये 2, इसका 2 वॉल्यूम है तो इसका क्या है, 3 वॉल्यूम है। ठीक है, अगर इसका 1 होता है तो इसका क्या होगा, 3/2। सो अगर ये डिसोसिएट हो जाती है ओजोन, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा तो वो कितनी रह जाएगी, ऑक्सीजन ओजोन कितनी रह जाएगी, 3/2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जो हमारे पास जो इन्होंने बोला है, जो क्लोर एमीफिनिकोल है, ये क्या है। ठीक है, जो क्लोर एम्फिनिकोल है वो क्या है। हाँ जी बेटा, तो इसके आप इन्होंने ऑप्शंस दी है, एनर्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, जो ये है, ये एक एंटीबायोटिक की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इसका क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए जो है इफ़ेक्ट रहता है, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये इजीली जो हमारा गैस्ट्रिक ट्रैक होता है ना, उसमें इजीली ये चली जाती है, और इसको हम हमेशा ऑरली ही लेते हैं। तो बेसिकली जो इसका मेन फंक्शन क्या है, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इसको, फीवर के लिए, टाइफाइड के लिए, ठीक है, कफ वगैरह के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी ईजली सल्फोनेटेड। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फोनेटेड मतलब सल्फोनेट है वो कौन सा ग्रुप है, दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो अगर आपने इन कंपाउंड्स को देखा, देखो सभी में बेंजीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर बेंजीन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, विड्रॉ कर ले। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा तो जो बेंजीन है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर बेंजीन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल को उसके ऊपर अटैक करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कौन है, इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, दैट इज़ टॉलिन। क्योंकि टॉलिन में इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, दैट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो सल्फोनेट है वो ईजिली इसके ऊपर रिएक्ट कर जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट,
L इज इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर। हाँ जी बेटा, अगर हमारे पास L की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, +L से लेके -L तक, ठीक है, थ्रू ज़ीरो, ज़ीरो बीच में आएगा, मतलब उल्टा भी लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज, -L लेके +L। तो हमारे पास L की वैल्यू क्या है? 3 है, तो वैल्यू कौन कौन से आएंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी डी। हाँ जी, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज शोन बाय, इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करता है? इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कौन शो करता है? पोटेशियम, सोडियम, ग्रेफाइट या डायमंड? हाँ जी, अगर हमें हमें पता है जो ग्रेफाइट है, दिस इज़ अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट मीन्स दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली हर कार्बन है का, जो ग्रेफाइट में जो हर एक कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और सेकेंडरी हमें पता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर फ्री टू मोबाइल, मोबाइल मतलब टू मूव, जो क्या इजीली मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, सो दैट विल इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई योर आंसर इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट इज कार्बोरंडम इज अ, हाँ जी, जो कार्बोरंडम है वो क्या है, क्या फॉर्मूला है उसका? दैट इज़ SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, दैट इज़ डी। बाकी जो आपको दिए हुए हैं उनका फॉर्मूला बता देती हूँ। कैल्शियम ऑक्सीलेट, हाँ जी, जो कैल्शियम ऑक्सालेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे ही बता देती हूँ, CaC2O4। जो एल्युमिनियम कार्बोनेट है, Al2CO3 थ्राइस। जो कैल्शियम हाइड्राइड है दैट इज़ CaH2। हाँ जी बेटा, अब इस क्वेश्चन में तो इन्होंने आपको जैसे ऐसे लगा लो कि कार्बोरंडम का फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर वो कैल्शियम ऑक्सालेट के पूछ लेते, ठीक है, तो इसीलिए हम प्रॉपर से जो ऑप्शंस हैं उनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि आपको इनकेस क्वेश्चन चेंज होके आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA इज, कौन सा बेस है जो इनमें से कौन सा बेस है जो DNA में प्रेजेंट नहीं होता? हाँ जी, DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली ये दो तरह के नाइट्रोजनस बेस को कंटेन करता है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स होते हैं उसमें होता है एडेनिन एंड ग्वाइनिन, और पिरिमिडीन्स में होता है थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो इनमें से अगर आप ऑप्शंस चेक करो, DNA में क्या नहीं है? यूरासिल नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको DNA की जगह पे RNA आ जाए तो RNA में क्या होता है? सारे होते हैं थायमीन को छोड़ के। थायमीन में क्या होता है? यूरेसिल। थायमीन की जगह पे क्या आता है? यूरेसिल आता है इन द केस ऑफ RNA। तो अगर इनमें उन्होंने पूछ लिया विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, देन यू विल राइट इट एज अ थायमीन। ठीक है, नेक्स्ट, द मोनोमर ऑफ ट्राइलीन आर। हाँ जी, ट्राइलीन क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, इसके लिए बेसिकली हमें पता है कि हमें कंडेंसेशन रिएक्शन करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो हमारे पास है कहता है इसका मोनोमर यूनिट क्या है? मोनोमर यूनिट का मतलब क्या है कि ये किससे फॉर्म होते हैं? हाँ जी बेटा, इसका आंसर है, पहले मैं आंसर बताती हूँ उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स बताऊंगी इनको आपको। ठीक है, तो इसका आंसर है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड, दैट इज़ डी। अब इनके स्ट्रक्चर्स हैं, पहले इथाइलिन ग्लाइकोल का कर लो, आगे N ज़रूर लगाना है इनके, मैंने नहीं लगाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि N नंबर ऑफ जब मोनोमर यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तभी पॉलीमर बनेगा ना। तो सेकंड है अपने पास टेरिथैलिक एसिड, दैट इज़ HOCO, बेंजीन रिंग यहाँ पे COOH। तो ये बेसिकली ये रिएक्शन कैसे होती है? यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है, तो आपके पास जो बाकी बच गया दैट इज़
टेरिलीन। ठीक है, तो इसके मोनोमर यूनिट्स क्या हो गए, डी, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेथैलिक एसिड। नेक्स्ट, द मोस्ट पोलर बॉन्ड। हाँ जी, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इन सब में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ड्यू टू स्मॉल साइज फ्लोरीन की। तो सबसे ज़्यादा जो जिसका पोलर बॉन्ड होगा दैट इज़ CF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनियन मूवमेंट इज़ फाउंड इन। ये भी अगेन आपने नाइन्थ क्लास में ये क्वेश्चन किया हुआ है। जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो बेसिकली किस में शो होती है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनमें शो होती है, कोलाइडल सॉल्यूशंस में, क्योंकि वो जिगजैग मोशन शो करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, सो इट्स आंसर इज सी। ईजी से क्वेश्चन है इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। रेट कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट जाएगी कितनी स्लो जाएगी वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड टाइम। अगर आप इन ऑप्शंस को देखो तो सारे ऑप्शंस इंक्लूडेड हैं, मतलब प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, टाइम पे भी डिपेंड करती है, कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। सो दैट मीन्स इट्स आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज। हाँ जी, एटम है, एटम का स्ट्रक्चर आपने किया हुआ है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बोरबरे ने बताया, न्यूक्लियस की इन्वेंशन रदरफोर्ड ने की थी। उसने बताया था कि न्यूक्लियस का ये जो सेंटर, एटम का सेंटर है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो उसके बाद बोरबरे ने सारा प्रॉपर से एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन का देखो क्या कहा है इन्होंने, जो पॉजिटिव चार्ज है कहते हैं किसी भी एटम का वो कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंसनट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कंसनट्रेटेड है, स्प्रेड ऑल ओवर द एटम, सारी की सारी जो एटम है उस पर स्प्रेडेड है, एंड नन ऑफ अबव। तब इससे पता चल रहा है कि कंसनट्रेटेड एट द न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ जी, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द H2O2 वाटर एंड CO2। हाँ जी, तो अगर आपने 10th क्लास में किया हुआ है, देखो बेटा जो 9th-10th होती है दिस इज़ द जो +1 +2 होती है दिस इज़ द इलेबोरेशन ऑफ 9th एंड 10th। ठीक है, कंसेप्ट सेम होते हैं, बस जैसे आप पहले कर लेते थे अब +1 +2 में आके आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगते हैं कि ये चीज़ हुई तो हुई कैसे, वही चीज़ है। तो अगर जैसे इसमें है जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज़ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। वाटर तो आपको पता ही है कि न्यूट्रल है। उसके बाद जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2 वो भी क्या है, एसिड तो है बट वीक एसिड है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और लास्ट पे वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, न्यूट्रल। सो इट्स आंसर इज डी। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 0.001293 ग्राम्स पर cc, इट्स वेपर डेंसिटी इज़। हाँ जी, इन्होंने क्या बोला है हमें कि जो डेंसिटी है एयर की वो कितनी है, जो डेंसिटी गिवन है हमें वो हमें कितनी दी हुई है इन्होंने, 0.001293 ग्राम पर cc। तो हमने वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी इसके इक्वल होती है वेट ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ वेपर ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, उतना ही वॉल्यूम आप हाइड्रोजन का लोगे। ठीक है, तो हाँ जी,
जो हमारे पास इन्होंने वेपर डेंसिटी दी हुई है दैट इज़ 0.0019293 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और जो वेपर डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की वो कितनी होती है 0.00009, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.48। हाँ जी, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड सडनली कूलिंग ऑफ स्टील इज नॉन एज। स्टील को एकदम से गर्म करना और उसको साथ के साथ ही एकदम से ठंडा कर देना, दैट इज़ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिलिंग, वो कर रहे हैं अभी। तो हाँ जी, सबसे पहले आता है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है, जब हम स्टील को गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं ताकि वो रेड हॉट हो जाए, ठीक है। तो उसको हम बाद में, मतलब क्या है, उसको जब हम एनिलिंग क्या होती है, अब देखो क्वेंचिंग क्या होती है। क्वेंचिंग का मतलब है कि स्टील को रेड हॉट तक गर्म करना और उसके बाद क्या करना है उसको, एंड देन कूलिंग इट सडनली बाय प्लगिंग इट इन द वाटर और ऑयल, ठीक है। अब जो बेसिकली एनीलिंग क्या होती है, सेम एनीलिंग क्या है, इज़ द हीटिंग ऑफ स्टील, ठीक है। क्वंचिंग का मतलब है उसको रेड हॉट तक गर्म करना है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा तो कुछ बताया नहीं, इन्होंने क्या बोला कि हीट करना है तो सडनली कूल करना है, दैट इज़ कॉल्ड एनीलिंग। मतलब क्या है, उसको रेड हॉट होने से पहले तक गर्म करो, उसके बाद सडनली ठंडा कर लो, दैट इज़ एनीलिंग, ठीक है। डिफरेंस समझ गए? अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना। द बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ द ग्रेफाइट। हाँ जी बेटा, ये थोड़ा सा बिट कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। जैसे बेसिकली अगर देखा जाए, इन्होंने क्या बोला है, जो कार्बन एटम्स हैं ग्रेफाइट की, उनमें कौन सी बॉन्डिंग है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कार्बन एटम के बीच में ग्रेफाइट की तो है कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और आपको पता है जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है कि डिफरेंट शीट्स अरेंज होती हैं ऊपर के ऊपर। तो उन शीट्स में, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में जो उनमें अट्रैक्शन होती है या फोर्सेस होती हैं, दैट आर वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। बेसिक डिफरेंस ये है, कार्बन कार्बन में कोवलेंट होती है, जो शीट्स हैं उनमें वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, compressibility factor for 1 mole of the van der Waals gases at 0 degree Celsius and 100 atmosphere pressure is found to be 0.5 the volume of the gas molecule। हाँ जी, इन्होंने बोला है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है 1 मोल ऑफ द van der Waals गैसेज, जो आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताया हुआ है 1 मोल गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपने वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना है। हाँ जी, तो वो कैसे होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, Z=PV/NRT, ठीक है। अगर Z की वैल्यू 1 है तो वो आइडियल गैस है, अगर वो नॉन 1 नहीं है तो वो रियल गैस है, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या है हमें क्वेश्चन में, हाँ जी, तो इन्होंने हमें क्या बताया है कि सिंपली हमें क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मतलब ये सारी वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास जो पी की वैल्यू है, प्रेशर दिया हुआ है वो 100 है, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, एन मतलब 1 मोल है, और नेक्स्ट हमारे पास आर की वैल्यू दैट इज़ स्टैंडर्ड वैल्यू 0.82, और नेक्स्ट इज़ टी मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करके 273, उसको सॉल्व कर लो, वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.1119। दिस इज़ योर आंसर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अंडर एडियाबैटिक कंडीशन द ज़ीरो वैल्यू इज़ ऑफ। हाँ जी, कहते एक आइडियल गैस है, उसको हमने एडियाबैटिक कंडीशन के ऊपर एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। मतलब एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, तो उसको एडियाबैटिक कंडीशंस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, मतलब नो चेंज इन द हीट, दैट इज़ डी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डेल्टा एस क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू, जब डी क्यू की वैल्यू ज़ीरो है तो डेल्टा एस इज ऑल्सो
0. Okay, तो इट्स आंसर इज बी. मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 7 इज़. हाँ जी, आपके पास कोई भी एलिमेंट है, 7 एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फुली फिल्ड, ये फुली फिल्ड, ये सेपरेट. तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, मैक्सिमम वैलेंसी पूछी है इन्होंने 5. ठीक है, क्योंकि जो इसमें क्या हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑटरमोस्ट शेल में है दैट इज़ 5, सो इट्स वैलेंसी इज़ 5. अगर आपको कुछ लोअर एलिमेंट्स हैं उसको आप 10th के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किया है आपने, उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अंदर वाले में 2, बाहर वाले में 5, दैट आर इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दैट इज़ इट्स मैक्सिमम वैलेंसी. ठीक है, हाँ जी बेटा, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. कम एंड ज्वाइन इफ़ यू वांट टू क्रैक नीट एग्ज़ाम. जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए. कॉन्टैक्ट नंबर 9463079680. जल्दी से ज्वाइन कीजिए. थैंक यू टू अटेंड दिस क्लास. थैंक यू सो मच.